Friends and my dear students, how are you all? So let's continue with our competition act day 4 और आज हम लोग एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में हमारा जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 था उसको कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद जो रहेगा मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और पढ़ाने वाला हूँ, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। आप लोग कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, अगर फिर भी कर दिया हो तो उसको हम वॉइड डिक्लेयर कर डालेंगे। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट आते हैं, जो हमें तो पहले से लग रहा है भाई उसका AAECI एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो तू प्रूव कर। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया है कि देखो कि जो कंप्लेन करेगा ना उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा इससे AAECI होगा। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 मतलब क्या होता है, जो हमें जो कंप्लेनेंट है, जो कंज्यूमर है, जो कंप्लेन फाइल करने वाला है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि इससे AAECI हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, जिसको हम वर्टिकल एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सब में मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर दूंगा तो आप लोगों को पढ़ने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, prohibition on agreement having appreciable adverse effect on competition. The following agreement shall be deemed to be prohibited under section 3 subsection 1 if ऐसे अग्रीमेंट क्या कर सकते हैं, AAECI appreciable adverse effect on competition। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, टाई इन अरेंजमेंट। क्या था हमारा, टाई इन अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए इसके लिए ना सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि वहां पे साइड में लिखो ना, शर्ट प्लस टाई, लिखो साइड में शर्ट प्लस टाई, TIE टाई। अब देखो क्या होता है, जैसे कि आप में से जितने भी लड़कियां हैं जो है ना ये देख रही है, मेरा वीडियो देख रही है, तो सपोज है ना आप लोग है ना शॉपिंग करने के लिए गए, आपको किसी ना क्लोज वन को क्या करना था, गिफ्ट करना था, एक शर्ट गिफ्ट करना था। अब आप लोग है ना मतलब ब्रांडेड शॉप में चले गए। ठीक है, ब्रांडेड शॉप में कहीं पे चले गए और वहां पे आप शॉपिंग कर रहे हैं। अब हमें पता है जब हम ब्रांड का कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं ना, खास करके कपड़े और ये सब, तो आसानी से हमें चीजें पसंद नहीं आती क्योंकि वो एट्रैक्टिवनेस नहीं होती ना। वहां पे क्या तो या तो प्लेन होता है या चेक्स होते हैं या लाइनिंग होती है, वो सब होता है। तो आपको मुश्किल से है ना एक शर्ट पसंद आया 2-3 घंटे घूमने के बाद, और आपको क्या करना था, किसी स्पेशल वन को गिफ्ट करना था। अब क्या होता है, जैसे आप बिलिंग काउंटर पे गए ना, बिलिंग काउंटर पे गए तो वहां पे है ना वो बंदा बैठा हुआ था, वो बोलता है मैडम आपको ये शर्ट चाहिए। आपने बोला ऑफकोर्स चाहिए, इसलिए तो यार बिल बनाने आई हूँ। तो बोलता है लेकिन मैडम हमारी एक है ना शर्त है। आपने बोला क्या शर्त भाई, कि अगर आपको ये शर्ट चाहिए ना, अगर आपको ये शर्ट चाहिए तो आपको उसके साथ है ना हमारे एक टाई भी परचेज करनी पड़ेगी, फ्री नहीं है। रिमेंबर क्या बोला उसने, आपको हमारी है ना टाई भी खरीदनी पड़ेगी। आपने बोला यार लेकिन मुझे टाई नहीं चाहिए, नहीं मैडम तो आपको शर्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपने सोचा यार टाई साला पहनेगा कौन, ना मेरा भाई पहनता है, ना मेरे पापा पहनते हैं, ठीक है, ना वो है ना मतलब वो जो मेरा क्लोज वन है वो पहनता है। सर आप पहनते हो क्या, नहीं भाई मैं भी नहीं पहनता, देखो मेरा एक भी लेक्चर अभी तक टाइम में नहीं आया है। ठीक है, तो सर आप भी नहीं पहनते हो, वरना हम आपको गिफ्ट कर देते हैं। तो हम टाई लेके करें क्या, तो आपने उसको बोला देख भाई मुझे टाई नहीं चाहिए। बोलता है नहीं बस मैम, अगर आपको शर्ट चाहिए तो आपको टाई तो खरीदनी ही पड़ेगी, वरना आपको ये शर्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, जबरदस्ती आपको बांधे रख रहा है, जबरदस्ती आपको बांधे रख रहा है कि आपको शर्ट चाहिए तो आपको टाई भी लेनी ही पड़ेगी, वरना शर्ट भी नहीं मिलेगा। राम राम मैडम। तो आपने बोला जो अजीब जबरदस्ती है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलते हैं टाई इन एग्रीमेंट, मतलब जहां पे आपको जबरदस्ती बांधे रख रहा है। अब सर ये एग्रीमेंट वॉइड है क्या, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है उसके ऐसे जबरदस्ती की वजह से AAECI एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन पे, ये गलत तरीके से कंपटीशन को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो आप कंप्लेंट फाइल करो CCI में और प्रूव करो कि इसकी वजह से AAECI हो रहा है। अगर नहीं प्रूव कर पाए तो है ना कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूं सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में डीम नहीं है कि AAECI हो रहा है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी वजह से AAECI होगा। वर्टिकल एग्रीमेंट, टाई इन एग्रीमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे जो मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। जैसे आप है ना एक गैस सिलेंडर लेने चले गए, आप एक है ना गैस सिलेंडर लेने के लिए चले गए, तो वो गैस सिलेंडर जहां से लेना है वो क्या बोला है, आपको गैस सिलेंडर चाहिए। आप बोले यार तभी तो आया हूं यार, क्या मजाक लगा रखा है, ठीक है, तभी तो आया हूं यहां पे। तो वो क्या बोलता है, आपको गैस सिलेंडर चाहिए ना, मिल जाएगा, लेकिन हमारी कंडीशन है कि आपका जो गैस का स्टोव आता है ना वो भी आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा। अब मतलब मेरे घर पे पड़ा है, नहीं भाई तो सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। अब साला आपको 200 रुपए के सिलेंडर के लिए 2000 रुपए का स्टोव खरीदे, जो कि आपको जरूरत ही नहीं है।
अब सिलेंडर तो चाहिए ना, तो लेकिन क्या बोला, सिलेंडर का स्टोव भी खरीदना पड़ेगा। आपने बोला फ्री में हो तो दे दे, नहीं भाई फ्री में नहीं है, खरीदना पड़ेगा अलग से, वरना सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। आपने बोला अजीब जबरदस्ती है यार। तो दिस इज नथिंग बट टाइम अरेंजमेंट। सर ये तो गलत है ना, बंद करवा देना चाहिए ऐसा तो भाई अगर आपके पास है ना, टाइम है, आपके पास टाइम है और आपको कंप्लेन करके ये प्रूव कर सकते हो इससे AECI हो रहा है, तो जाओ। कंपटीशन एक्ट में जो है बहुत सारे है ना कंप्लेन आती है, बहुत सारे कंप्लेन आती है CCI के बाद, लेकिन आधी कंप्लेन तो वहीं पे रफू दफू हो जाती है जब आप प्रूव ही नहीं कर पाते। इसकी वजह से AAECI हो रहा है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। एप्रिशिएबल अच्छा खासा इफेक्ट, सिर्फ आपको ही नहीं, आप जैसे बहुत लोगों को इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, श्योर। तो वो ये टाई इन अरेंजमेंट, तो देखिए एकदम सिंपल है, जो मैंने एग्जांपल दिया वो ध्यान में रखना। इट इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट रिक्वायरिंग ए परचेजर ऑफ गुड्स एज ए कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स, and tie-in arrangement are anti-competitive and burden is on the complainant that the agreement is adversely affecting the competition. ठीक है, complainant पे burden रहेगा। In such type of agreement, there is no presumption that the agreement adversely affecting the competition. Competition. Clear? Sure? चलिए नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। क्या आता है? एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। ठीक है, वहां पे लिखो MRF टायर्स टू फरारी ओनली। MRF टायर टू फरारी ओनली। जैसे कि देखो, जैसे MRF टायर्स का नाम सभी ने सुना होगा, तो MRF टायर्स वाले जो है मतलब एकदम टायर में ऑलमोस्ट नंबर 1। ठीक है, और उसी तरह जो है ये फरारी वाले कार का नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोग अवेयर ही है। तो MRF वाले जो है ना वो एक डील लेके चले गए फरारी वाले के पास। ठीक है, और फरारी वाले को बोला कि देखिए अगर आपकी जो कार है एकदम नंबर 1 कार, एकदम जबरदस्त कार, ठीक है, अगर आपकी कार में हमारे MRF टायर लगे तो बाप रे क्या कॉम्बिनेशन होगा यार, लोग तो मतलब आंखें बंद करके ले लेंगे। ठीक है, तो आप सोचो, अब देखो इतनी बड़ी कंपनी है तो ऐसे तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, उसको क्या बोलेंगे भाई कल आना तू वापस, हम सोच के आंसर देते हैं, कल वापस बुलाते हैं उसको, बोलते हैं देख MRF तू चाहता है कि तेरे को टायर है जो हमारी कार में लगे, हम लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, अगर वो टायर हमारी कार में लगेंगे तो और किसी कार में नहीं लगने चाहिए, कार छोड़ो और किसी टू व्हीलर पे भी नहीं लगने चाहिए। तो एक्सक्लूसिव जो सप्लाई होगी वो सिर्फ हमें ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे अग्रीमेंट को बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। देखो मैं आपको इन सब का मीनिंग बता रहा हूं, वो अलाउड है, नॉट अलाउड है, वैलिड है, वॉइड है, ये सब हमारा काम नहीं है, वो CCI डिसाइड करेगा। अगर ऐसे अग्रीमेंट की वजह से क्या हो रहा है, AAECI, अगर वैसा हो रहा है तो वॉइड, अगर नहीं हो रहा है तो वैलिड। ठीक है, तो देखिए इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर फ्रॉम अक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर और एनी अदर पर्सन। ठीक है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट क्या था हमारा नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन के भाई सिर्फ और सिर्फ आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके आगे नहीं। ठीक है, जैसे बहुत बड़े ब्रांडेड वाले हैं और ऑल ब्रांड होते हैं जो फ्रेंचाइज होते हैं, वो लोग जब फ्रेंचाइज एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो है ना भाई बोलते हैं पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ तुझे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली हुई है, दैट इज नथिंग बट एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। देखिए इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, restrict or withhold the output or supply of any goods or allocate any area or market for the disposal or sale of the goods। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, requiring a distributor not to sell the goods of the manufacturer beyond the prescribed territory is a good example of exclusive distribution agreement। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है refusal to deal। क्या आता है, refusal to deal। अब यहां पे क्या होता है कि भाई है ना आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि आपको ये काम ही नहीं करना है। जैसे कि आप किसी को फ्रेंचाइज देते हो तो आप नहीं बोलते हो कि भाई देख मैं फ्रेंचाइज दे रहा हूं तो है ना तुझे ये पर्टिकुलर चीजों में जो मैं बोल रहा हूं उस पर रिस्ट्रिक्शन है, वो तू आम काम आगे भी नहीं कर सकता, तुझे क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तुझे ना बोलना है ये काम नहीं करना है। देखिए पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं, an agreement which provide that the franchisees will not deal in the product or goods of a similar nature for a period of 3 years from the date of termination of agreement within a radius of 5 kilometers from the showroom। क्या भाई है ना वो जब टर्मिनेट भी हो जाएगा उसके बाद 3 साल तक तुम वो सेम बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा, रिफ्यूज करने का बोल रहे हो, तो आप बोले नहीं सर इस पे तो सभी का हक होना चाहिए, तो जाओ तुम लोग CCI में प्रूव करो।
It includes any agreement which restrict or is likely to restrict by any method the person or classes of person to whom the goods are sold or whom the goods are bought. किससे खरीदना चाहिए, किससे बेचना चाहिए, वो सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है. That is nothing but refusal to deal. ठीक है. रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या रहा हमारा? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. रीसेल मतलब मैंने तेरे को सेल किया और मैंने तू है ना जितने में रीसेल करेगा ना उसकी भी एक लोअर लिमिट लगा दी. भाई इससे नीचे है ना तू है ना नहीं बेचेगा. जैसे कि ना कार होती है ना, कार जैसे मारुति, हुंडई, इन सबकी कार आती है, फोर्ड वगैरह की. ठीक है. तो वहां पे आगे से कंपनी ने उनको कार दी, डीलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर को कार दी और बोला सालों तुम मार्केट बहुत खराब कर रहे हो, तो एक लिमिट लगा दी. भाई 10 लाख के नीचे कोई कार नहीं बेचेगा. मतलब सपोज 10.5 लाख से स्टार्ट हुआ, सामने वाला बार्गेनिंग भी कर रहा है तो 10 लाख से नीचे कोई कार नहीं बेचेगा. तो आपने रीसेल पे क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया लोअर लिमिट पे. तो इससे भी कंपटीशन कम ज्यादा होगा ना. क्यों सर? क्योंकि लोअर लिमिट है. अगर कोई लिमिट नहीं होती तो दूसरा बॉय 10 लाख, भाई 9 लाख में मैं दूंगा, अरे मैं 8 लाख में दूंगा, अरे तुम पैसे मत देना. नहीं, ऐसा नहीं. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर रीसेल प्राइस पे अगर आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया होता तो आगे वाला अपने हिसाब से ना कंपटीशन में रहता, कंपटीशन के चक्कर में कम ज्यादा रहता और अल्टीमेटली फायदा किसका होता? कस्टमर का. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. तो पॉइंट समझो, यहां पे मैंने आपको ये पांचों टाइप के एग्रीमेंट के मीनिंग बता दिए. वो वैलिड होगा या वॉइड होगा वो डिसाइड करने वाला होता है सीसीआई. अगर आप कंप्लेन लेके जा रहे हैं इन पांचों एग्रीमेंट के रिलेटेड तो आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि इसकी वजह से क्या होने वाला है, AAECI. अगर आपने प्रूव कर दिया, जी हां, अगर आपने प्रूव कर दिया तो है ना आप बोल सकते हैं कि भाई है ना ये एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे. तो दिस इज अवर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ा. ठीक है. कहां पे पढ़ा हमने? सेक्शन 3 में पढ़ा. चलिए वापस देखते हैं हमने सेक्शन 3 में क्या पढ़ा. सबसे पहले सेक्शन 3 सब सेक्शन 1. आप कोई है ना कोई भी पर्सन जो रहेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड. अगर बाय चांस कर भी दिया गलती से तो भी हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर डालेंगे. ठीक है. तो भी हम उसको क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर डालेंगे. सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 कुछ एग्रीमेंट को पहले से वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है, ऐसा माना गया है इसकी वजह से AAECI हो गई. अगर नहीं हो रहा है तो तू प्रूव कर, नहीं होने वाला है. हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट जिसमें प्राइस फिक्सेशन एंड ऑल वो सब हमने देखा था. और सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 5 आते हैं उसमें. तो है ना आपको प्रूव करना पड़ेगा, जो कंप्लेन कर रहा है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी वजह से एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा सेक्शन नंबर 3. उसके बाद बिड रिगिंग आता है जो ऑलरेडी हमने देख लिया है. और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 प्रोविजंस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस और कॉम्बिनेशन. तो हमने पहला ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस. ठीक है. अब देखिए जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है डोमिनेंस किसे कहते हैं और हम क्या क्या केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं ऑल वो सब के बारे में. ठीक है. अब देखिए डोमिनेंस होना कोई खराब बात है क्या? जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक पॉइंट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो वहां पे मैं हमेशा बोलता हूं इन्फ्लुएंस होना, आपके बड़ों का आप पे इन्फ्लुएंस होना कोई खराब बात नहीं है. लेकिन वो इन्फ्लुएंस का अगर वो गलत फायदा उठा रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, अनड्यू, तो वो गलत माना गया है. सेम कंपटीशन एक्ट में भी यही कंसेप्ट है. डोमिनेंस होना कोई खराब बात नहीं है. जैसे कि हमारा एग्जांपल था माइक्रोसॉफ्ट विंडो. भाई विंडोज वाला अपनी मेहनत करके डोमिनेंट पोजीशन पे. डोमिनेंट पोजीशन मतलब जब हम विंडोज का नाम लेंगे दूर दूर तक और कोई नाम हमें दिखाई नहीं देता है जो उसके आजू बाजू में भी आता हो. तो डोमिनेंस होना कोई खराब बात नहीं है. लेकिन डोमिनेंस की वजह से आप मस्ती में आ जाते हो, डोमिनेंस का आप गलत फायदा उठाते हो तो उसको गलत माना गया है. डोमिनेंस इटसेल्फ इज नॉट बैड बट अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इज कंसिडर्ड एज बैड. जब आप उसको अब्यूज करते हो, उस चीज का आप गलत फायदा उठाते हो, उसको है ना गलत माना गया है. एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में देखिए विंडोज लिया है, इंटेल प्रोसेसर लिया है. जैसे आप इंटेल का प्रोसेसर खरीदने के लिए गए, ठीक है, इंटेल का जो है प्रोसेसर यानी कि मदरबोर्ड खरीदने के लिए गए. ठीक है. तो वो क्या बोला है, तेरे को मदरबोर्ड चाहिए ना तो तेरे को साथ में इसके ना स्पीकर भी लेने पड़ेंगे. आपने बोला मेरे पास है स्पीकर तो जा, मदरबोर्ड भी नहीं मिलेगा. अब आपको है ना जबरदस्ती अपनी डोमिनेंट पोजीशन को है ना मतलब गलत फायदा उठा रहा है कि मदरबोर्ड खरीदने के लिए आपको बोला स्पीकर भी खरीद. भाई स्पीकर नहीं खरीदना तो आप बोल सकते हो कि इंटेल वाला जो है वो क्या कर रहा है, अपने डोमिनेंस का गलत फायदा उठा रहा है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है. बाकी डोमिनेंस होना कोई खराब बात नहीं है, आप अपनी मेहनत से पहुंचो ना यार. लेकिन अगर आप उस डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाएंगे तो उसको गलत माना गया है. क्लियर हुआ? श्योर. तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिर हम एक केस स्टडी भी करेंगे. अजय देवगन, यश राज एंड ऑल वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं. देखिए सेक्शन 4 प्रोहिबिट्स एनी एंटरप्राइज फ्रॉम अब्यूजिंग इट डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट. ठीक है. वो रोकता है आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज मत करो.
एन एंटरप्राइज में एंजॉय डोमिनेंट पोजीशन इन रेलिवेंट मार्केट। रेलिवेंट मार्केट वाइज देखा जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं या ऑल ओवर द इंडिया नहीं, पर्टिकुलर रेलिवेंट मार्केट कौन सा है और उसमें उसकी डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। इन सच ए वे सो एज टू इनेबल इट टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेज, मतलब सारे कॉम्पिटिटर एक तरफ हो भले तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अफेक्ट द कॉम्पिटिटर और मार्केट इन इट्स फेवर, या फिर सारे कॉम्पिटिटर को वो जरूर अफेक्ट कर सकता है, मतलब दूसरों की वजह से वो अफेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन खुद दूसरों को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर दिया है फर्दर डोमिनेंट पोजीशन इज अब्यूज। पहले तो हमें क्या बताया, सेक्शन 4 क्या बोलता है, प्रोहिबिट, आप डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर ही नहीं सकते। फिर हम बोलते हैं सर कब हम बोल सकते हैं हमने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया है। ठीक है, जैसे कि इन फर्दर डोमिनेंट पोजीशन इज अब्यूज इफ एनी एंटरप्राइज इंपोजिंग अनफेयर कंडीशन और प्राइजेस, वो अनसन कुछ भी प्राइस और ये सब रख रही है या फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रही है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपका साथ में कवर अप हो गया, या तो अनफेयर प्राइस कुछ भी अनसन प्राइस रख रही है, या फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइस मतलब जो उसकी कॉस्ट होती है उससे भी कम में बेच रही है। तो आप बोलेंगे सर ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन में इसलिए गलत फायदा उठा रहा है, लेकिन यहां पे सिर्फ है ना आपको ऐसा बोलेंगे ना डोमिनेंट पोजीशन ये डोमिनेंस को अब्यूज कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पहले तो उसका डोमिनेंस है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब रिलायंस जियो वाला आया था, देखो यहां पे मैंने लिखा है ना एयरटेल वर्सेस जियो, तो जियो वाला आया था, तो जियो वाले ने क्या किया, बहुत ही कम रेट में फ्री में बांट रहा था। साला तुम फ्री में बात करो ना, टेंशन मत लो, अपने पास बहुत डेटा है। ठीक है, तो दूसरे बोल रहे थे एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले, आइडिया वाले, बोले साला इसको पौसा कैसे रहा है, हमारे इतने खर्चे लग रहे हैं और ये फ्री में बांट रहा है, जो हमारी कॉस्ट आ रही है उससे भी कम में दे रहा है। तो भारतीय एयरटेल वाला है जियो पे, ये केस स्टडी हुआ है सीसीआई में। जब आप फाइनल में पहुंचोगे ना, उसमें एक सब्जेक्ट आता है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी प्रोफेशनल लेवल पे, उसमें एक चैप्टर आता है कॉम्पिटिशन लॉ, उसमें पहले ही केस ये है भारतीय एयरटेल वर्सेस जियो। तो वहां पे ये सब लोगों ने क्या बोला कि जियो वाला जो है ना वो अपनी डोमिनेंस को अब्यूज कर रहा है, जियो वाला है वो क्या कर रहा है, अपनी डोमिनेंस को अब्यूज कर रहा है। तो जियो वाले ने अपने डिफेंस में बोला साला मेरा डोमिनेंस, मैं तो अभी मार्केट में आया हूं, मेरा मार्केट शेयर देख लो। सीसीआई को बोला आप मेरा मार्केट शेयर निकाल के देख लो, मेरा मार्केट शेयर कितना है, मेरे से या तो एयरटेल वालों का है, आइडिया वालों का है, वोडाफोन वाले का है, मैं तो अभी नया चोकरा आया हूं कल मार्केट में, और आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरा डोमिनेंस है। क्या भाई वाह, तो भाई जब डोमिनेंस ही नहीं है तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का आएगा। तो सीसीआई ने बोला भाई एयरटेल क्या कर रहा है भाई, तू कुछ भी बोलेगा क्या, हम मान लेंगे पे। तो इसीलिए पॉइंट समझो, आधे मतलब वहां पे हम केस स्टडी भी पढ़ते हैं ना, तो आप मानोगे 50 केस दिए हैं जिसमें से 25 केस होती भी है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के होते हैं, और जिसमें ये 25 में से 20 केस ऐसे ही रफा दफा हो जाते हैं। भाई आप डोमिनेंस ही नहीं प्रूव कर पाए, तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कैसा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने सपोज आईसीआईसीआई बैंक पे है ना एक है ना बोल दिया कि आईसीआईसीआई बैंक वालों ने क्या बोला, अब सेविंग बैंक अकाउंट पे हम लोग है ना इंटरेस्ट ही नहीं देंगे, सेविंग अकाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट ही नहीं देंगे, जो जनरली दूसरी बैंक 3 या 4% देती है। तो आईसीआईसीआई बैंक वाले कस्टमर चले गए सीसीआई में, क्या आईसीआईसीआई बैंक जो है ना वो अपने डोमिनेंस का गलत फायदा उठा रही है। तो सीसीआई बोलेगी सालों पहले इसका डोमिनेंस तो प्रूव करो, कैसे आईसीआईसीआई बैंक का डोमिनेंस हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, दूसरी बैंक है, तो भाई ऐसे उसका डोमिनेंस ही नहीं तो अब्यूज का आएगा। तो पॉइंट समझो, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है इसको प्रूव करना, आपको प्रूव करना पड़ेगा। डोमिनेंस मतलब कैसे, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो का नाम लेते हैं तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं सुनाई देता है, लेकिन हम जियो का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये सब आते हैं। सर ये केस बताओ ना अजय देवगन, शांति रहो, थांबो, ये भी आएगा। तो पहले मतलब वो फील करो, एकदम अंदर तक ले जाओ कि भाई जब डोमिनेंस ही नहीं होगा तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का आएगा। तो जैसे अगर रिलायंस पे हम प्रीडेटरी प्राइसिंग लगा रहे हैं कि रिलायंस वाला जो कॉस्ट आती है उससे भी कम में दे रहा है, तो पहले तो तेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा जियो का डोमिनेंस है। अंबानी बोलेगा मेरे नहीं पता मेरा डोमिनेंस है, तो डोमिनेंस होगा तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है। क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या था हमारा, हम क्या बोलते थे डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया अगर वो कोई भी अनफेयर कंडीशन या प्राइस लगा रहा है, जैसा कि ओला उबेर वाले में हुआ था। उबेर और मेहरू वाले ने ये सब ने नहीं ओला वाले पे केस कर दिया था कि ओला वाला कुछ भी है ना फ्री में बांटा है, कोई भी कूपन कोड दे रहा है, डिस्काउंट में लेके जा रहा है, ठीक है, अनफेयर है, ये प्राइस में अनफेयर कर रहा है। तो ओला वाला अपना है ना डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है। ओला वाला बोले साला मैं तो कल आया हूं और मेरे को बोले डोमिनेंस को अब्यूज कर रहा है। भाई मेरा डोमिनेंस ही नहीं है, पहले डोमिनेंस तो प्रूव करो। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के लिए पहले आपको डोमिनेंस को प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखो इंपोजिंग अनफेयर कंडीशन और प्राइस है, प्रीडेटरी प्राइसिंग है, या फिर लिमिटिंग प्रोडक्शन और मार्केट और टेक्निकल डेवलपमेंट। मतलब आप लोग जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट करो क्योंकि आपका डोमिनेंस है, आप शॉर्टेज क्रिएट करो, मतलब बड़ा जो हाथी है वही कुछ नहीं कर रहा तो दूसरे लोग क्या करेंगे।
क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री, मतलब आप वाला कोई आ ही नहीं सकता इस मार्केट में अपने एरिया में, आप अपनी डोमिनेंस का ऐसे फायदा उठा रहे हो। तो अप्लाइंग दिस सिमिलर कंडीशन टू सिमिलर ट्रांजेक्शन, देखो इसका मैं ना पहले पर्सनली एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत मजा आएगी इस एग्जांपल में, अगर आपके साथ हुआ होगा तो, ठीक है, खास करके गर्ल्स जो है। तो देखिए क्या होता है, आप और आपकी एक बहन है, छोटी बहन है, छोटी सिस्टर है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, गर्ल्स पार्टीज वगैरह करने के लिए जाती है तो थोड़े से रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं। बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ द फैमिली में ये मान के चल रहा हूँ कि भाई लेट नहीं जा, मतलब पार्टी में जाओगे तो लेट नहीं जाना है, जल्दी से वापस आ जाना है एंड ऑल। तो सपोज है ना, आप एक है ना पार्टी में गए, अब आपकी मम्मी ने क्या बोल के भेजा कि बेटा 9 बजे तक आ जाना, 9 बजे तक जो है वो पार्टी से वापस आ जाना। अब आप मम्मी को कैसे समझाओ कि मम्मी 9 बजे तो पार्टी शुरू होती है, असली पार्टी तो 9 बजे शुरू होती है, लेकिन मम्मी को क्या आपने कैसे बोलो, अगर मम्मी के सामने पहले बोल दो तो मम्मी तो जान ही नहीं दे। तो है ना, आपने है ना फिर भी क्या किया कि भाई है ना, आप फिर भी चले गए। अब वापस 9 बजे तो पार्टी शुरू हुई, अब आपके ना मम्मी का फोन आना शुरू, बेटा कहाँ पहुंचे, बेटा कहाँ पहुंचे, आपने बोला बस मम्मी ऑन द वे। अब वापस आला, डिनर भी चालू नहीं हुआ, और आप है ना बिना डिनर किए फिर भी है ना, मतलब अपने फ्रेंड्स के इतना कहने पे भी आप कैसे भी करके निकल गए और 10 बजे तक घर पे पहुंच गए। जैसे ही 10 बजे थे, आपने है ना मतलब खाना भी नहीं खाया, ठीक है, मम्मी ने गेट खोला और मम्मी क्या बरस पड़ी, एकदम रोना आ रहा है आप लोगों को कि मम्मी यार ऐसा थोड़ी खोड़िया, मैं रोज जाती हूँ एंड ऑल, और आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो मम्मी आप पे एकदम बरस पड़ी और आपको रोना आ गया, और आपने खाना भी नहीं खाया था, आप रूम में जाके बैठ गए, मम्मी ने ये भी नहीं पूछा खाना खाना है क्या, ठीक है। उसके बाद आपसे और 1 घंटे के बाद 11 बजे आपकी छोटी बहन पार्टी से आती है, और मम्मी एकदम उसको प्यार से, क्या हो बेटा लेट कैसे हो गया, खाना वाना खाया नहीं, वरना अभी छोले भटूरे बनाए तेरे को खिला देती हूं मैं। आप आते हो और आप मम्मी के सामने देखते हो, मम्मी भी आपसे आंख नहीं मिला पाती है, क्या यार ये क्या मतलब, साला मैं और 1 घंटा जल्दी आई थी तो मेरे पे तो मम्मी बरस पड़ी, और वही सेम चीज मेरी छोटी बहन है कि वो तो और मेरे से 1 घंटा लेट आई है, और खाना ठूस के आई है वो तो मोटी साली, मैं तो खाना भी नहीं खाया तो भी मम्मी ऐसा कर रही है। तो यहां पे आप लोग क्या बोलोगे, अब मम्मी लोगों में क्या होता है, जो पहले आ गया, अगर आपकी छोटी बहन पहले आई होती तो उस पर बरस पड़ती और आपको प्यार से रखती, लेकिन मम्मी लोगों का ऐसा ही होता है, एक बार बरस पड़ी ना फिर दूसरी बार शांत हो जाती है, ठीक है। तो सेम देखो, ट्रांजेक्शन सिमिलर था, ठीक है, लेकिन अलग अलग मम्मी ने उसको ट्रीट अलग अलग तरीके से दिया। देखो क्या था, अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन अलग अलग रखी टू सिमिलर ट्रांजेक्शन। तो उसी तरह अगर जिसका डोमिनेंस है और उसके सामने कोई कंप्लेन लेके आ रहा है या कोई प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है और सिमिलर ट्रांजेक्शन है, लेकिन वो किसी को बाइज्जत बरी कर रहा है और किसको पनिशमेंट दे रहा है, ये ऐसा नहीं, तू क्या तेरी डोमिनेंस है तो तू कुछ भी ऐसा करेगा, द आंसर इज नो, ऐसा नहीं चलेगा। डिनाइंग मार्केट एक्सेस, भाई अपने एरिया में नहीं आने का, वो तो उसको पॉइंट आप ऐसे भी ले सकते हो, 4 पॉइंट क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री, या फिर यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज इन अनदर मार्केट। एक मार्केट, देखो यहाँ पे डोमिनेंस कैसे देखा जाए, रेलिवेंट मार्केट में, हमने आगे टर्म पढ़े ना, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। तो आपका एक पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेंस है तो आप वहां पे तो लूटते हो और फिर दूसरी जगह मार्केट में आके उसको सस्ता देते हो, ताकि साला इधर का भी मार्केट खराब करो, इधर का भी मार्केट खराब करो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आपने डोमिनेंस को क्या किया, अब्यूज किया है। सर ये सब बात तो सही है सर, लेकिन हमारा तो है ना बार बार ध्यान इधर ही जा रहा है सर, अजय देवगन मसीह यश राज, आता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने पहले क्या बताया, सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 के डोमिनेंट पोजीशन को क्या किया है, अब्यूज किया, आप कर ही नहीं सकते। और है ना कब कब हम बोल सकते हैं हमने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया, वो भी यहां पे दे दिया है, क्लियर, श्योर। देखिए अब इस केस में क्या होता है, आइए, अजय देवगन मसीह यश राज। अब पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं, इस पे मैंने पूरा केस स्टडी है ना पूरा केस स्टडी का जो है वो है ना, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं आप में ना इस वीडियो के साथ शेयर करने वाला हूं। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी पूरा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग केस था, तो जब मैंने लास्ट टाइम मैंने ना जब मैंने बैच पढ़ाया तो स्टूडेंट ने बोला सर पूरा केस बताओ ना क्या था, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था, तो आपको पूरा वीडियो देख सकते हैं, अराउंड कुछ 12 to 15 मिनट्स का है। अभी मैं आपको कट शॉर्ट करके बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था कि जैसे आपको पता होगा 2 मूवी, एक जब तक है जान और एक सन ऑफ सरदार, ठीक है, जब तक है जान और सन ऑफ सरदार दोनों सेम डेट पे रिलीज हुई थी। अब जैसे रिलीज हुई तो अचानक से तो हुई नहीं होगी, तो पहले से पता चल गया होगा भाई दिवाली पे रिलीज हुई थी, दिवाली पे जो है वो दोनों ये जो मूवी है वो सेम डे पे रिलीज होने वाली थी, ठीक है, दोनों जो था वो मूवी सेम डे पे रिलीज होने वाली थी। अब उसमें क्या हुआ था कि जैसे आपको पता होगा जब तक है जान जो है वो यश राज फिल्म्स की,
ठीक है, उसमें कौन था वो, यशराज जो था, उसकी ये आखिरी मूवी थी और मूवी रिलीज होने से पहले उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो तो चलो हमें उस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जब तक ये जान जो यशराज बैनर की थी और अजय देवगन अपने बैनर के अंडर में सन ऑफ सरदार जो है वो क्या करने वाला था, रिलीज करने वाला था। अब यशराज वालों ने यहाँ पे एक गेम खेला। यशराज वालों ने क्या किया, उससे कुछ 3-4 महीने पहले जो है वो भाईजान की मूवी रिलीज हुई थी सलमान खान की ईद पे, एक था टाइगर। तो अब है ना, मतलब जितना मतलब शाहरुख खान का हुआ है उससे कई ज्यादा हुआ सलमान खान का, भाईजान का, वो भी ईद पे। तो सब लोग जो है ना, होते हैं मल्टीप्लेक्स वाले, तो वो लोग पहुंच गए यशराज वाले के पास पहुंच गए और भाई है ना, हमें भाईजान की मूवी दो ना, एक था टाइगर है ना, हमें दिखानी है थिएटर में। लेकिन यशराज वाले ने वहां पे एक गेम खेल दिया। क्या गेम खेला कि उन्होंने कंडीशन रख दी, अगर आप लोगों को मतलब है ना ये एक था टाइगर का मतलब वो स्क्रीनिंग चाहिए, तो आप लोग जब दिवाली पे 2 मूवी का ऑप्शन होगा, सन ऑफ सरदार और जब तक ये जान, तो आप उसमें जब तक ये जान ही लोगे, आप सन ऑफ सरदार को ना बोल दोगे। सही है ना, जहां पे ऑप्शन है तो वहां पे है ना क्या कर दिया उन्होंने, बोला मतलब अगर आपको जब तक अगर है ना एकता टाइगर की है ना मतलब स्क्रीनिंग चाहिए, तो आपको है ना दिवाली पे सन ऑफ सरदार रिलीज ही नहीं करनी है। आपको कौन सी रिलीज करनी है, जब तक ये जान रिलीज करनी है। आप बोले सर ये तो गलत है ना, ये तो एंटी कॉम्पिटिटिव हो गया। तो वहां पे यशराज वालों ने अपने डिफेंस में बोला कि भाई एंटी कॉम्पिटिटिव कैसे, हमने तो क्या किया, देखो जहां पे उन्होंने क्या किया था, जो डबल मतलब मल्टीप्लेक्स है, जहां पे डबल स्क्रीन और 2 है उससे ज्यादा स्क्रीन है, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जब तक ये जान भी रिलीज करो, सन ऑफ सरदार भी करो। जो सिंगल स्क्रीनिंग वाले हैं उनको उन्होंने बोला हमने कोई जबरदस्ती थोड़ी ना किया है, हमने सिर्फ एक कंडीशन रखी। ठीक है, दूसरा लेकिन अजय देवगन का जो लॉयर था ना, वो बहुत बेवकूफ किस्म का था। उसने क्या कर दिया, उसने यशराज वालों पे ना एक केस फाइल कर दिया, यशराज वालों पे ना ये केस फाइल किया अंडर द सीसीआई कॉम्पिटिशन एक्ट, और बोला कि यशराज वालों ने ना अपनी डोमिनेंस का गलत फायदा उठाया है। क्या बोल दिया, यशराज वालों ने जो है वो क्या कर दिया, अपनी डोमिनेंस का गलत फायदा उठाया। जैसे ये इल्जाम सुना ना यशराज के लॉयर्स ने, उन्होंने बोला कांग्रेचुलेशंस, आप लोग केस जीत गए। यशराज वालों को बोला कांग्रेचुलेशन, आप लोग केस जीत गए। क्यों कि देखो अब अजय देवगन के लॉयर्स ने क्या केस फाइल किया कि भाई है ना यशराज वालों ने क्या कर दिया, अपने डोमिनेंस को गलत फायदा उठाया। यशराज वाले बोलते साला हमारा डोमिनेंस है क्या बॉलीवुड में, हमें नहीं पता। मतलब कल जाके अगर यशराज वाले मूवी बनाना बंद कर दे तो क्या आप लोग मूवी देखना बंद कर दोगे? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना है। वो बोलते हैं लास्ट के 2 सालों में, मैंने वो पूरा डेटा इसके साथ दिया हुआ है, वो आप केस जरूर देखेगा पूरा। बोलते हैं लास्ट के 2 साल में जितनी मूवी रिलीज है, मेरी तो 1-2 मूवी होगी, तो क्या मेरा डोमिनेंस है? कल जाके अगर मैं बोलूं भाई मेरी मूवी देखने तो 500 रुपए लगेंगे, बाकी मूवी भले 100 रुपए में, तो लोग क्या मेरी मूवी देखेंगे क्योंकि मेरा डोमिनेंस है? द आंसर इज नो। तो साला जब डोमिनेंस ही नहीं तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस आएगा, और अजय देवगन वो केस हार गया। ठीक है, वो पूरे डेटा के साथ देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जिसमें मैंने बीच में एक क्लिपिंग भी डाली हुई है, जिसमें अजय देवगन देखना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था जब मीडिया इंटरेक्शन हुआ था, तब अच्छे से देखना वो केस। ठीक है, तो यही हम लोग है ना देख रहे थे यहाँ पे डोमिनेंस और इन सब के बारे में। ठीक है, और एकदम इसके लास्ट पैराग्राफ में आना। अच्छा, लास्ट फिर प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब दिया हुआ है, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। आगे हमारा यही थी ना डेफिनेशन, उसमें देखना सेकंड लाइन, द सीसीआई हैज द पावर टू डिसाइड वेदर एन एंटरप्राइज एंजॉयज डोमिनेंट पोजीशन और नॉट। सीसीआई ने अपने हाथ में पावर रखे हुए हैं, वो डिसाइड करेंगे डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। And the CCI of India has been empowered to determine whether any enterprise or group enjoys a dominant position or not in the relevant market, and also to decide whether or not there has been an abuse of dominant position. And it may be noted that mere existence of dominance is not frowned upon unless the dominant is abused. Dominance होना कोई खराब बात नहीं है, until and unless आपने dominance को क्या किया होगा, abuse किया होगा। क्लियर हुआ? श्योर। तो ये हमारा था abuse of dominant position। अब नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ है, इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट एंटरप्राइज। अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 3 और डोमिनेंस अंडर सेक्शन 4, तो कमीशन इंक्वायर करेगा। द कमीशन मे इंक्वायर इनटू एनी एलिज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और 4 सबसेक्शन 1, मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है या कोई भी कंप्लेन आ रही है फ्रॉम कंज्यूमर या कंज्यूमर एसोसिएशन, या फिर रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे या फिर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी के कहने पे सीसीआई उसको इंक्वायरी करेगा। ठीक है, नीचे पॉइंट दिया हुआ है, द डायरेक्टर जनरल इज नॉट वेस्टेड
विद ए राइट टू मूव एन एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ एन इंक्वायरी इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। मतलब डायरेक्टर जनरल के हाथ में पावर नहीं है इंक्वायरी करने का। सर डायरेक्टर जनरल क्या होता है? अथॉरिटी होती है जिसके बारे में आगे ना हमारा प्रोसीजरल पार्ट होगा, वहां पे आएगा, वहां पे हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ ध्यान रखो कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में इंक्वायरी करने का पावर सिर्फ किसके हाथ में है? कमीशन के हाथ में है, डायरेक्टर जनरल के हाथ में नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट जो हेडिंग दिया हुआ है कि सीसीआई के हाथ में जब जाता है केस, ठीक है, तो आपको पता लगाना होता है वेदर एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर कंसीडरेशन में लेते हैं वो दिया है अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 3। वो एक बार आप लोग सिर्फ रीड आउट कर लेना। ठीक है, वो आप लोग सिर्फ क्या कहते हैं एक बार रीड आउट कर लेना। और उसके नीचे दिया सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 के एंटरप्राइज का डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं है। तो उसके लिए सीसीआई कौन कौन से फैक्टर कंसीडरेशन में लेता है। तो सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 एक बार आप लोग सिर्फ रीड आउट कर लेना। अच्छा, सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 में जो सी पॉइंट में एक वर्ड दिया है फॉरक्लोजर। फॉरक्लोजर का मतलब होता है, लिख दो, वन टाइप ऑफ एक्सक्लूजन। वन टाइप ऑफ एक्सक्लूजन। तो सीसीआई को डिसाइड करना है कि वेदर एएईसीआई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया है नहीं किया। तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर कंसीडरेशन में लेता है, वो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लियर? कोई पॉइंट नहीं पता चले तो आप डाउट सेक्शन में लिख देना, कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको आगे आने वाले लेक्चर्स में ले लूंगा। ठीक है। और आज आपके लिए डिस्काउंट ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ने के बाद आगे वाले पार्ट का हम लोग देखते हैं ना एक एक आंसर। आज हम लोग वो नहीं ले रहे क्योंकि आज इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है, बैच को इंटरेस्टिंग रख रहने दो। ठीक है, कल जो रहेगा हम लोग उसमें से भी देख लेंगे। और आखिरी कंसेप्ट आखिरी है लेकिन चैप्टर का आखिरी लेक्चर नहीं है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद तो एकदम सिर्फ प्रोसीजरल पार्ट चलता जाएगा। क्लियर हुआ? शॉर्ट। और कोई भी डाउट आए, कोई भी पॉइंट डिस्कस करना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में जो रहेगा मैं उसको और डिटेल में ले लूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।